नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। भ्रष्टाचार विरोध की जिस मुहिम को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल ने देश की सियासत में अपनी पहचान बनाई, उसी भ्रष्टाचार के आरोपों ने केजरीवाल को तिहाड़ जेल तक पहुंचा दिया। शराब नीति घोटाले में आज अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज के हमारे 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए होंगे। हमारा सबसे पहला सवाल है, ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ क्या दावे किए हैं। ईडी ने आज कोर्ट में दावा किया है कि केजरीवाल जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं और जरूरी सवालों के जवाब में डोंट नो कह रहे हैं। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा। ईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद केजरीवाल को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी ने ये कहते हुए कोर्ट से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग की कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से आरोप लगाया गया कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी राजू ने कोर्ट के सामने कहा कि केजरीवाल सवालों का सीधे जवाब नहीं दे रहे और अधिकतर सवालों के जवाब में मुझे नहीं मालूम कह रहे हैं। उन्होंने ऐसे जवाब दिए जिसका हाँ या ना में जवाब नहीं था। कई ऐसे क्रूशियल क्वेश्चन थे जिनके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता है, उन्हें कुछ नहीं याद है। आई डोंट नो। ऐसे ही जब कैलाश गहलोत से ईडी ने सवाल किए तो कैलाश गहलोत ने भी कहा कि उनके सरकारी आवास में कौन रहता है उन्हें नहीं पता, क्योंकि वो तो अपने पुश्तैनी आवास में रहते हैं। ईडी ने अदालत के सामने दावा किया कि केजरीवाल जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल जब ईडी ने केजरीवाल से विजय नायर के संबंध में पूछताछ की तो केजरीवाल ने कहा वो नायर से सीधे नहीं जुड़े थे, बल्कि नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। जो इन्होंने रिमांड शीट दी है, कोर्ट में जमा कराई है, उस रिमांड शीट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के सामने जब आतिशी मरलीना और विजय नायर का मामला लाया गया, उसके बयान से सामना कराया गया, तो उन्होंने कहा कि विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो ईडी का ये कहना कि इस तरह के बयान से वो हमें मिसलीड कर रहे हैं। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से जरूरी दवाएं और कुछ किताबें उपलब्ध कराने की मांग की है। अदालत ने रिमांड शीट देखने के बाद और तमाम बहस के बाद ये तय कर दिया कि अरविंद केजरीवाल को फिलहाल ईडी के रिक्वेस्ट के मुताबिक उन्हें जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया जाए। उधर तिहाड़ जेल में भी अरविंद केजरीवाल के लिए विशेष सुरक्षित जेल में इंतजाम कर दिए गए हैं। इस वजह से कई जो आम आदमी पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं, जिनमें ये चौथा नंबर है अरविंद केजरीवाल का। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी कोर्ट रूम में मौजूद थीं। आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि ईडी का मकसद पूछताछ था ही नहीं, बल्कि वो केजरीवाल को जेल भेजना चाहती थी। भेजे वो पूछताछ के लिए नहीं आए, ठीक है, आपने उनको कस्टडी में ले लिया, रात के अंधेरे में गिरफ्तार कर दिया, 11 दिन तक पूछताछ करी, कुछ नहीं मिला, अब तो रिहा करेंगे। लेकिन नहीं, मकसद पूछताछ था ही नहीं। मकसद शुरुआत से था कि कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो। केजरीवाल जी ने करप्शन के नाम पे बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद की, झूठे दोष लगा लगा के अपनी पार्टी से लोगों को निकाला, बहुत बड़े बड़े कद के लोगों को बहाने लगा के निकाला। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा आपके सामने आज मिसाल है। अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में किसी को सामने नहीं आने देते, अब वो आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज को फंसाने जा रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तिहाड़ के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिससे वहां थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूत्रों ने दावा किया है कि ईडी के बाद केजरीवाल से सीबीआई भी पूछताछ कर सकती है और हो सकता है कि सीबीआई भी जल्द ही इसके लिए अदालत का रुख कर सकती है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ अरविंद ओझा, गुड न्यूज टुडे।
जैसे ही अदालत में ये तय हो गया कि अगले 14 दिनों तक अरविंद केजरीवाल का अगला पता दिल्ली का तिहाड़ जेल होगा, केजरीवाल की तरफ से कोर्ट से जेल में कुछ जरूरी चीजों की मांग की गई। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जेल में केजरीवाल ने कोर्ट से क्या क्या मांग की है। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं मेरे सहयोगी संजय शर्मा। जैसे ही कोर्ट ने तय किया कि अरविंद केजरीवाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में 15 अप्रैल तक के लिए जेल भेजा जा रहा है, वैसे ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि उन्हें जेल में कुर्सी भी चाहिए। पहले अरविंद केजरीवाल ये कहते रहते थे कि सरकार जेल से ही चलेगी, यानी कुर्सी वो नहीं छोड़ने वाले हैं, इस्तीफा नहीं देने वाले। तो उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्हें जेल में कुछ किताबें, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता है, रामायण है और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड, वो नीरजा चौधरी जी की किताब है, लिखी किताब, वो 3 किताबें चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने जो गले में लॉकेट पहन रखा है वो लॉकेट भी उन्हें साथ ले जाने की इजाजत दी जाए और साथ ही जेल में उन्हें कुर्सी और मेज भी मुहैया कराई जाए, यानी कुर्सी सलामत रहनी चाहिए, जेल के अंदर हो या जेल के बाहर। ईडी की तरफ से कोर्ट में आज एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि इस घोटाले का आरोपी विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल है कि क्या अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज की बढ़ सकती मुश्किलें? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रही मेरे सहयोगी श्रेया चटर्जी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज कोर्ट में जुडिशियल कस्टडी की मांग करते हुए ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने विजय नायर के मुद्दे पे ये कहा कि विजय नायर उन्हें नहीं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। विजय नायर एक बहुत ही अहम शख्स है इस पूरे लिकर एक्साइज पॉलिसी में। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बार बार उनके चार्जशीट और इन्वेस्टिगेशन में ये क्लियर किया है कि विजय नायर मिडिलमैन के तौर पे काम किए थे, वो अरविंद केजरीवाल के खास आदमी थे। एक अक्यूज समीर महेंद्रू ने ये भी अपने स्टेटमेंट में कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉल करते हुए ये कहा था कि वो विजय नायर पे भरोसा करे। लेकिन अब जब ईडी खुद ये बात कह रही है कि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि विजय नायर उन्हें नहीं, आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करते थे, तो ये हम सोच सकते हैं कि आगे के दिनों में आतिशी और सौरभ भारद्वाज के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन दोनों नेताओं को शायद इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करने के बारे में सोच सकती है। अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। ऐसे में वो अभी भी संवैधानिक रूप से दिल्ली सरकार के मुखिया हैं, लेकिन जेल से दिल्ली की सरकार को केजरीवाल कैसे संचालित करेंगे, इस पर संशय बना हुआ है। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जेल से सरकार चलाने के क्या है नियम। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संजय शर्मा। संजय शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट आर.के. सिंह से बात की। किसी भी शख्स को मुख्यमंत्री हो तो उन्हें किसी भी मामले में गिरफ्तार होने पर या जेल जाने पर सरकार चलाने से नहीं रोक सकता, लेकिन संविधान कुछ और भी कहता है। कुछ ऐसी बातें जो प्रकट हैं, कुछ ऐसी बातें जो गुप्त हैं, यानी संविधान जहां मौन है वो भी क्या है, संविधान जहां मुखर है वो भी क्या है। हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट आर.के. सिंह हमारे साथ हैं। ये संवैधानिक तौर पर अगर इसको आप देखेंगे तो ये बहुत एब्सर्ड प्रीपोजिशन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और लिविंग डॉक्यूमेंट होने का मतलब ये होता है कि उसकी एक आत्मा भी है। अगर आत्मा है तो उसकी एक नैतिकता भी होगी। कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी वैक्यूम में काम नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी वैक्यूम में काम नहीं करता है। वो जब भी काम करता है तो रेफरेंसेस के साथ करता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता एक इतनी बड़ी चीज होती है जो किसी भी पब्लिक ऑफिस में इनहेरेंट होती है। अब रह गई बात, ये जो पॉलिटिशियन साहब हैं जो जेल गए हैं, तो इस मुल्क में पॉलिटिशियंस का जेल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है और आने वाले टाइम में भी होता रहेगा, पहले भी होता रहा है। लेकिन ये जिद कि नहीं हम जेल से ही सरकार चलाएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट में। चुनाव से ठीक पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के एक्शन को लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। ऐसे में विपक्ष के आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पलटवार किया। हमारा आज का पांचवा सवाल इसी से जुड़ा है कि जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों पर प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया। पीएम ने साफ किया कि न तो उनकी सरकार ने इन जांच एजेंसियों का गठन किया है और न ही ये उनके इशारे पर काम कर रही है, बल्कि ये वहां
कार्रवाई कर रही हैं, जहां नोटों की गड्डियां मिल रही हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसियों के एक्शन पर विपक्ष सवाल उठाता रहा है। जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले ईडी ने करप्शन के आरोपों में विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है, उसके बाद विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम कर रही है। विपक्ष के इन आरोपों का जवाब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और सरकार न तो उसे रोकती है और न ही उसे भेजती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईडी के पास हजारों केस हैं, लेकिन नेताओं से जुड़े केस महज कुछ फीसदी हैं। लेकिन इसके बाद भी विपक्षी दल ईडी को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। अखिलेश यादव के मुताबिक अब केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर लगाम की कमान चुनाव आयोग के पास ही है। केंद्र सरकार बहुत डेस्परेट है। ये चुनाव हार रहे हैं। अब इनके पास एक ही तरीका है कि अपोजिशन पार्टी के नेताओं को जेल भेजा जाए, अपोजिशन पार्टी के बैंक अकाउंट्स को किसी भी तरीके से सील किया जाए और पैसे के बलबूते पे एक तरफा चुनाव लड़े, जिसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही हो, मैदान में और कोई ना हो, सब लोग जो हैं जेल में हो, अकाउंट फ्रीज हो। इस तरह से नहीं चलता। अरविंद केजरीवाल जी चिल्ला चिल्ला कर इन सभी को भ्रष्टाचारी बता रहे थे और जोर जोर से कह रहे थे इनको गिरफ्तार करो, सोनिया जी को गिरफ्तार करो। हम तो जी लगा रहे हैं, वो तो जी वो नहीं लगाते थे। कांग्रेस पार्टी और दूसरे दलों के जो बड़े नेता है ना, वो मन ही मन आज खूब मुस्कुरा रहे होंगे कि चला था हमको भ्रष्टाचारी बताने। केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई अब चुनावी मुद्दा बन चुकी है और पक्ष विपक्ष दोनों एजेंसियों के एक्शन को अपने अपने तरीके से जनता के सामने रख रहा है। अब दोनों पक्षों की दलील का कितना असर चुनाव पर पड़ता है, इसका खुलासा 4 जून को हो जाएगा। आम आदमी पार्टी की साख के संकट से वो जूझ रही है। पार्टी के बड़े नेता तिहाड़ जेल में बंद हैं। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले पार्टी के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने पार्टी को संभालने के संकेत दे दिए। हमारा आज का छठा सवाल इसी से जुड़ा है। क्या सुनीता केजरीवाल की आम आदमी पार्टी संभालने की पिच तैयार हो गई है? अब तक पर्दे के पीछे से केजरीवाल का हाथ मजबूत करती रही सुनीता पार्टी की तरफ से सियासी मंचों पर भी नजर आने लगी है। आपके लिए संदेश भेजा था। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल पहुंच गए हैं। हालांकि जेल जाने के बाद भी केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। वो और उनकी पार्टी दावा कर रही है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। दरअसल केजरीवाल के बाद पार्टी के दूसरी कतार के कद्दावर नेता भी जेल में हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया, पार्टी के सांसद संजय सिंह और पार्टी के बड़े नेता सत्येंद्र जैन सभी जेल में हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल कमान किसी और नेता को सौंपकर किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते, लेकिन जेल से सरकार चलाना आसान है नहीं। लिहाजा उन्होंने अपना प्लान बी लॉन्च कर दिया है। ये प्लान है पत्नी सुनीता केजरीवाल को आगे बढ़ाने का। अब तक सियासत से दूर रही सुनीता धीरे धीरे केजरीवाल के पदचिन्हों पर आगे बढ़ने लगी हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद सुनीता फिलहाल केजरीवाल और पार्टी के बीच की कड़ी बन गई हैं। वो न केवल केजरीवाल के संदेशों को लोगों तक पहुंचा रही हैं, बल्कि केजरीवाल के लहजे में ही केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही हैं। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। सुनीता केजरीवाल खुलकर तो आम आदमी पार्टी की कमान लेने का दावा नहीं कर रही हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर अपने पति और पार्टी की मुखिया की विरासत को संभालने का संकेत जरूर दे चुकी हैं। अभी तक पर्दे के पीछे रहकर केजरीवाल को मजबूती दे रही सुनीता अब बाहर निकल चुकी हैं और पार्टी के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की अगुवाई भी कर रही हैं। कल विपक्षी नेताओं की रैली में सुनीता ने केजरीवाल की गारंटी को सामने रखा।
पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। मंजूर है। सियासत में सुनीता की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए अब ये अनुमान लगाया जाने लगा है कि आने वाले चुनावों के दौरान वो पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बन सकती हैं। राबड़ी देवी जी तैयार हो रही हो तो मैं तीन चार बार कह चुका पिछले एक हफ्ते 10 दिन में कि अब वो राबड़ी देवी जी आगे आएंगी, समझे ना। मेरा मतलब है मैडम सुनीता केजरीवाल आगे आएंगे। और इसमें सिर्फ एक को नहीं, आप तो इसके बारे में बताओ। मुझे तो लग रहा है कि उनके सारे जो मंत्री थे, सारे उनके जो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, अगर भाई रवि नायर ने रिपोर्ट नहीं किया, किसी ने बोला कि वो सरकारी घर में भी रह रहा था। खुद भी IRS रही सुनीता केजरीवाल ने अब तक तो अपने आप को सियासी गतिविधियों से दूर रखा था, लेकिन केजरीवाल की अनुपस्थिति में वो धीरे धीरे भावुक तरीके से अपनी बातों को रखकर दिल्ली की जनता से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। सुनीता न केवल केजरीवाल की तरफ से विरोधियों पर अटैक कर रही हैं, बल्कि वो अपने पति की बेगुनाही और स्वास्थ्य की चिंताओं को भी सामने रखकर सहानुभूति जुटाने की कोशिश कर रही हैं। देश की सियासत में ये पहली बार नहीं है जब पति और पार्टी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए धर्मपत्नी आगे आई या आगे कर दी गई है। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन सवाल ये है कि जिस प्रथा का विरोध आम आदमी पार्टी करती रही है, क्या वो अब उसी राह पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आम आदमी पार्टी की पूरी सीनियर लीडरशिप सलाखों के पीछे है। चुनाव का वक्त करीब है, लिहाजा जो सवाल सबके जहन में है वही हमारा आज का 7वां और आखिरी सवाल है। और सवाल ये है कि बड़े नेताओं के जेल में होने के बाद अब आपका क्या होगा आगे का प्लान? इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज जैन। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है, तो वहीं पंजाब में 1 जून के दिन वोटिंग होनी है। 2 ऐसे ये राज्य हैं जहां पर आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई और ग्राउंड पर जो प्रचार करना था उस पर एक बड़ा असर भी हुआ। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को ही आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। जिस तरह से रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया गया, वहां से लगातार आम आदमी पार्टी के नेता और विपक्ष के बड़े नेता भाजपा पर निशाना साधते नजर आए। अब इसी अंदाज को घर घर जाकर भी आम आदमी पार्टी आम लोगों को बताएगी, ताकि वोटर्स को खास तौर पर अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। लेकिन इससे फायदा होगा या नहीं होगा, ये तो रिजल्ट ही बताएगा। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे।